नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कि कृषि के वाणिज्यीकरण का भारतीय समाज, भारतीय किसानों और भारत की जो पारंपरिक कृषि थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़े उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने कैसे भारतीय ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था और उसकी जो पारंपरिक प्रकृति थी उसको किस तरह से प्रभावित किया। तो फ्रेंड्स, भारतीय किसान जो कभी एक आत्मनिर्भर समाज में रहता था, आत्मनिर्भर यानी कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास के लोगों से ही कर लेता था और वह खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से अपनी जो सभी आवश्यकताओं की वस्तुएं थी उनकी पूर्ति करता था। लेकिन कृषि के वाणिज्यीकरण होने के बाद जब भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए अंग्रेजों, जमींदारों और बागान मालिकों के द्वारा बाध्य किया गया, तो धीरे धीरे किसान जो कभी मुख्य रूप से खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता था, वह अब खाद्यान्न फसलों की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से बाजार पर निर्भर हो गया। यानी कि वो अपना पेट तक भरने के लिए अनाज कहाँ से खरीदने लगा? बाज़ारों से खरीदने लगा। तो फ्रेंड्स, आप ही सोचिए, वह किसान जो कभी एक आत्मनिर्भर समाज में रहता था, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करता था और उन्हीं से अपना जीवन निर्वाह करता था, वह अब अपना पेट तक भरने के लिए अनाज कहाँ से खरीदने लगा? बाज़ारों से खरीदने लगा। क्यों? क्योंकि वह जो नकदी फसलों का उत्पादन कर रहा है, जैसे जूट, कपास, चाय और अफीम, उससे तो अपना पेट भर नहीं सकता। उसे भाई पेट भरने के लिए तो अनाज ही चाहिए होगा। तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने कैसे भारतीय ग्रामीण समाज की जो प्रकृति थी उसको किस तरह बदल कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय कृषि में तिनकठिया, ददनी और बंधुआ मजदूरी जैसी शोषणकारी प्रथाओं की शुरुआत की। तो आरंभिक दौर में अधिक भू राजस्व वसूलने के लिए अंग्रेजों तथा जमींदारों ने किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए क्या किया? बाध्य किया। बाद में चलकर कच्चे माल की आपूर्ति के लिए फिर से अंग्रेजों और जमींदारों ने किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए अब पहले की अपेक्षा अधिक बाध्य किया, जिससे भारतीय कृषि में तिनकठिया, ददनी और बंधुआ मजदूरी जैसी शोषणकारी प्रथाओं की शुरुआत हुई। यह प्रथा, ददनी और बंधुआ मजदूरी, इन तीनों को हम किसी अलग से दूसरे वीडियो में डिटेल में समझेंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण का जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट था वह था भारतीय किसानों पर। तो कृषि के वाणिज्यीकरण का भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, या नकदी फसलों की खेती में जो भारतीय किसान थे वह सफल क्यों नहीं हो पाए, उसके पीछे क्या कारण थे, उसको समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला रीज़न था किसानों की गरीबी। फ्रेंड्स, नकदी फसलों की खेती के लिए शुरुआत में ही अत्यधिक मात्रा में निवेश करना पड़ता था, जैसे प्रत्येक वर्ष नए बीज की ज़रूरत पड़ती थी। अब भारतीय किसानों के पास इतना पैसा तो था नहीं। भारतीय किसान क्या करते थे? सेठों, साहूकारों या बागान मालिकों से ऋण लेते थे। ऋण इसलिए लेते थे कि भाई जब अच्छी फसल होगी तो उस फसल को बेच के वह ऋण लौटा देंगे। लेकिन अगर कभी उनकी फसल बर्बाद हो जाती तो किसान क्या करता? ये जो पूर्व ऋण लिया है, एडवांस लोन लिया है, उसको देने में क्या होता? असफल हो जाता, यानी कि उस ऋण को दे नहीं पाता, जिसकी वजह से किसान धीरे धीरे सेठों साहूकारों के चंगुल में फंस जाता और कर्ज के चक्र में फंसता चला जाता। दूसरी बात, अगर फसल अच्छी हो भी जाती तब क्या होता था? तब भी किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य, क्योंकि किसान जिस साहूकार, व्यापारी या सेठ से ऋण लिया रहता था वह किसान की खड़ी फसल को क्या करता? कम दाम पर खरीद लेता और किसानों को मजबूरन अपनी फसल जो है कम दाम पर बेचना पड़ता। क्यों बेचना पड़ता था? भाई अगर किसान ऐसा नहीं करेगा तो अगली साल जब उसको खेती करना होगा तब सेठ और साहूकार उसको क्या करेंगे? एडवांस ऋण नहीं देंगे तो वह अगली साल खेती नहीं कर पाएगा।
इस तरह भारतीय किसान जो गरीब था और गरीब होता चला गया, और जो सेठ और साहूकार थे यह धीरे धीरे और अमीर होते चले गए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारतीय समाज में एक अलगाव या सेपरेशन की स्थिति भी पैदा कर दी थी। अब हम समझेंगे कृषि के वाणिज्यीकरण का जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, जिसका असर काफ़ी दीर्घकालिक रहा, कि भाई कृषि के वाणिज्यीकरण के कारण ज़मीनों की जो उपजाऊ क्षमता थी, उर्वरता थी, वह क्या हो गई, धीरे धीरे कम होने लगी। कैसे कम होने लगी भाई? जैसे बार बार नकदी फसल, जैसे नील की खेती ले लीजिए। इन फसलों की खेती अगर एक ही ज़मीन पर बार बार की जाती तो उससे क्या होता, ज़मीन की जो उपजाऊ क्षमता थी वह धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। लेकिन किसान जो है वह खेती में उतना ही निवेश करता था, लेकिन उत्पादन जो है खेती में वो कम होने लगा। इस तरह किसान का इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया और जो फसल का उत्पादन था जिसको बेच के उसको लाभ मिलना था, उत्पादन ही कम हो गया तो मिलने वाला लाभ भी ऑटोमेटिक कम हो गया। अब इससे क्या हुआ कि किसानों की ऋणग्रस्तता धीरे धीरे बढ़ने लगी। यानी कि हम कह सकते हैं नकदी फसलों की जो खेती थी वह किसानों के लिए एक तरह से जुआ साबित होती गई, क्योंकि किसान अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अधिक मुनाफा प्राप्त करने के लिए इंतज़ार करता था, जिससे वह अपनी गरीबी मिटा सके। तो फ्रेंड्स, कृषि के वाणिज्यीकरण का जो सबसे भयंकर दुष्परिणाम देखने को मिला वह था अकाल। हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण ने भारत में बड़े पैमाने पर अकाल की स्थिति पैदा कर दी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया कि कैसे ब्रिटिश आवश्यकताओं ने तथा किसानों की व्यवस्था ने नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि खाद्यान्न फसलों की कुल उत्पादन में भारी गिरावट आई। इसके परिणाम स्वरूप भारत में अकाल की जो तीव्रता थी वह बढ़ने लगी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, हम उसको समझ लेते हैं। तो कृषि के वाणिज्यीकरण की शुरुआत के साथ भारतीय किसानों ने धीरे धीरे नकदी फसलों की खेती शुरू कर दी, जिसको बेचकर उन्हें नकद पैसा मिलता, और इसी पैसे से वो क्या करते, अपना राजस्व भी जमा कर लेते और अपना पेट भरने के लिए बाज़ारों से अनाज भी लाते हैं। क्योंकि भाई अब उन्होंने खाद्यान्न फसलों का उत्पादन तो लगभग छोड़ ही दिया, तो अब अनाज के लिए वो कहाँ पे निर्भर हो गए, पूरी तरह से बाज़ारों पर निर्भर हो गए। तो नकदी फसलों को बेचने के बाद जो पैसा मिलता उससे वह क्या करते, बाज़ारों से अनाज ले आते। लेकिन यह तभी संभव था जब सभी परिस्थितियां क्या हो, किसानों के अनुकूल हो। यानी कि फसल की समय से बुआई हो जाए, बारिश अच्छा हो और फसलों की सिंचाई भी समय से हो जाए और फसल की पैदावार अच्छी हो जाए। यानी कि उसमें ना तो कोई रोग लगे और ना ही कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे कि फसल नुकसान हो, तब तो ठीक है। लेकिन अगर पैदावार अच्छी नहीं हुई तब किसान क्या करेगा? अब तो ना तो उसके पास पहले की तरह खाने के लिए अनाज है और ना ही वह फसल रही जिसको बेचकर उसे पैसा मिलने वाला था। तो अब ऐसी कंडीशन में किसान के पास ना तो खाने के लिए अनाज होता था, ना ही बाज़ारों से अनाज खरीदने के लिए पैसा, और यह कंडीशन एक दो किसानों की नहीं होती थी। यह लार्ज स्केल यानी कि कई कई गांव, उन सारे गांवों की यही कंडीशन थी, ना तो उनके पास खाने के लिए अनाज है और ना ही बाज़ारों से अनाज खरीदने के लिए पैसा। तो अब ऐसी कंडीशन में जो है एक लार्ज स्केल पर अकाल जैसी परिस्थितियां धीरे धीरे उत्पन्न होने लगी, जिसने भारतीय ग्रामीण समाज की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। यानी कि जो भारतीय ग्रामीण समाज एक कभी आत्मनिर्भर समाज था, वह अब अकाल जैसी परिस्थितियों से जूझ रहा था। तो कृषि के वाणिज्यीकरण के परिणामों में ये जो अकाल की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, ये सबसे भयंकर और दुष्कर परिणाम थे, जिसके प्रभाव काफ़ी समय तक
देखने को मिलता रहा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि कैसे जहां एक तरफ भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण की शुरुआत के कारण जूट, कपास और नील जैसी कॉमर्शियल फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पारंपरिक हथकरघा उद्योग और व्यापार जगत पतन की ओर बढ़ रहा था। तो उसके पीछे क्या कारण थे उसको समझेंगे हम। तो भारतीय व्यापार और उद्योगों के पतन के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वह था ब्रिटेन की व्यापारिक नीतियाँ। ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासकों ने मुक्त व्यापार नीति का अनुसरण किया, जिसके तहत उन्होंने कुछ ऐसे प्रावधान किए जिसने भारत के पारंपरिक व्यापार और उद्योगों को पतन की तरफ धीरे धीरे अग्रसर कर दिया। तो वह कौन कौन सी व्यापारिक नीतियाँ थीं, हम उनको समझ लेते हैं। तो मुक्त व्यापार नीति के तहत अंग्रेजों ने भारत से खाद्यान्न तथा कच्चे मालों के आयात पर मामूली सीमा शुल्क लगाया, यानी कि भारत के जो खाद्यान्न थे और जो कच्चे माल थे उनको अगर ब्रिटेन भेजा जाए तो उन पर जो है टैक्स, सीमा शुल्क बहुत ही मिनिमम लगाया गया था। और साथ ही साथ ब्रिटेन में बनी हुई वस्तुओं, यानी कि ब्रिटेन में जिन सूती वस्त्रों का निर्माण हो रहा था वह अगर भारत के बाज़ार में आ रही थी, यानी कि उन वस्तुओं का भारत में निर्यात किया जाए, तो उस पर भी बहुत ही मामूली टैक्स इन्होंने क्या किया था, निर्धारित किया था। इसका परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन में बने हुए सूती वस्त्र थे वह बहुत ही कम दाम पर भारतीय बाज़ारों में उपलब्ध हो जाते। इन वस्त्रों का मूल्य भारत में बने सूती वस्त्रों के मूल्यों की अपेक्षा बहुत ही कम था। फलस्वरूप भारत में निर्मित सूती वस्त्र धीरे धीरे क्या हुए, भारतीय बाज़ारों से ही गायब होने लगे और ब्रिटिश सूती वस्त्र भारतीय बाज़ारों में पूरी तरह से भर गए, जिसके परिणाम स्वरूप परंपरागत भारतीय उद्योगों का पतन धीरे धीरे शुरू होने लगा। ब्रिटेन ने अपने व्यापारिक नीति में एक और ऐसा प्रावधान किया था जिसने कि प्रत्यक्ष रूप से भारतीय व्यापार और उद्योग जगत को प्रभावित किया। वह क्या था? भारतीय वस्त्रों को अगर विदेशी बाज़ारों में बेचा जाए या निर्यात किया जाए तो उस निर्यात पर इन्होंने बहुत ही भारी सीमा शुल्क निर्धारित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशों में भारतीय जो वस्त्र थे वह काफ़ी महंगे मिलने लगे और इस वजह से क्या हुआ, भारतीय वस्तुओं और वस्त्रों की विदेशों में डिमांड धीरे धीरे कम होने लगी। जब डिमांड कम होने लगी तो इसका असर प्रत्यक्ष रूप से भारतीय हथकरघा उद्योगों पर पड़ा और भारतीय हथकरघा उद्योग धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण और शोषणकारी जो ब्रिटेन की व्यापारिक नीति थी उसमें उन्होंने प्रावधान बनाया था कि भारत का जो कच्चा माल था वह अगर अंतर्देशीय राज्यों में, यानी कि भारत के अंदर किसी दूसरे राज्य में निर्यात किया जाता है तो उस पर भी इन्होंने बहुत ही हैवी सीमा शुल्क लगाया था। अर्थात अगर हम मोटे तौर पर समझें, मान लीजिए महाराष्ट्र और गुजरात में पैदा होने वाला कपास अगर भारतीय हथकरघा उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत के अन्य क्षेत्र जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा या किसी अन्य राज्य में बेचे जाते तो इन पर बहुत ही ज़्यादा टैक्स निर्धारित किया था अंग्रेज़ों ने। यह उनकी पॉलिसी का हिस्सा था। ऐसी पॉलिसी लाने के पीछे उनका क्या इंटेंशन था उसको भी समझ लेते हैं। तो तत्कालीन भारत में अधिकांश जो फैक्ट्रियां थी वह कहाँ थी, बंगाल के क्षेत्र में स्थित थीं। और अगर महाराष्ट्र का किसान कपास बंगाल के व्यापारी को बेचता है तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता था, तो जिसकी वजह से बंगाल के व्यापारी को काफ़ी ज़्यादा मूल्य देकर ये कपास खरीदना पड़ता था। अब इस कपास से बनने वाला वस्त्र उसका भी मूल्य ज़्यादा होगा, क्योंकि भाई रॉ मटेरियल जब महंगा मिला है तो उससे बनने वाला वस्त्र भी महंगा होगा। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में जो निर्मित सूती वस्त्र हैं वो ऑलरेडी भारत के मार्केट में पूरी तरह से छाए हुए हैं और उनका मूल्य भारतीय वस्त्रों के मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है। तो अगर यहाँ पर भारतीय वस्त्र और महंगे होते जाएंगे तो उनकी डिमांड धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों से ही कम होती जाएगी। तो यह भारतीय व्यापार और उद्योगों को ठप करने के लिए ब्रिटेन ने ऐसी ही पॉलिसीज़ बनाई थी जो धीरे धीरे भारतीय उद्योगों
और व्यापारों को पतन की तरफ अग्रसर करने लगा। अब यहाँ तो बात हो गई कि भारत में जो कच्चा माल था अगर उसको अंतर्देशीय यानी कि भारत के अंदर के राज्यों के बीच निर्यात किया जाएगा तो उस पर हैवी टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अगर यही कच्चा माल भारत के राज्यों में न जाकर कहाँ बेचा जाए, ब्रिटेन को बेचा जाए, ब्रिटेन के उद्योगों के लिए बेचा जाए, तो इन पर जो टैक्स लगता था वह बहुत ही नाम मात्र का लगता था। यानी कि भारत का कपास भारत के व्यापारी और उद्योगों के काम न आकर किसके काम आ रहा था? ब्रिटेन के उद्योगों के काम आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि ब्रिटिश काल में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ था वह सही था या गलत था। तो अब आप ही यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि भाई ब्रिटिश काल में अगर भारत में जो कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ वह गलत नहीं था तो क्या था। अब ब्रिटेन की इन दोनों शोषणकारी जो व्यापारिक पॉलिसीज थी इसका यह असर हुआ कि भारतीय वस्त्रों की डिमांड केवल विदेशी बाज़ारों में ही नहीं कम हुई थी बल्कि यह भारतीय बाज़ारों से भी धीरे धीरे गायब होने लगा। और इनका जगह किसने ले लिया? ब्रिटेन से जो निर्मित सूती वस्त्र भारत आ रहे थे उन्होंने जगह ले लिया। तो वह भारत जो कभी पूरे विश्व में कपड़ा आपूर्तिकर्ता के रूप में प्रख्यात था, अब ब्रिटेन की पॉलिसीज़ के कारण धीरे धीरे भारत की प्रभुता समाप्त होने लगी। भारतीय व्यापारियों के पैर उखड़ने लगे और भारतीय हथकरघा उद्योग पतन की तरफ अग्रसर होने लगा। तो इस तरह ब्रिटेन की नीतियों ने भारत में विऔद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग और व्यापार धीरे धीरे ठप होने लगे, जिससे भारत में बेरोजगारी की दर काफ़ी बढ़ने लगी। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि कैसे अंग्रेज़ों ने कृषि के वाणिज्यीकरण को भारत से धन के निष्कासन का एक जरिया बनाया। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि भारत में जो पैदा होने वाली कपास थी वह अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ के कारण भारतीय व्यापारियों और उद्योगों के किसी काम नहीं आ रही थी। यानी कि भारत का जो कच्चा माल था जो भारतीय उद्योगों और व्यापार के लिए काम में आना चाहिए था वह ब्रिटेन के उद्योगों के काम में आ रहा है। तो इस तरह अंग्रेज़ों ने कच्चे माल के रूप में काफ़ी बड़े स्तर पर धन का निष्कासन किया, जिसका प्रभाव हमको भारतीय उद्योगों और व्यापार जगत पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिला। दूसरा पॉइंट, जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि कैसे ब्रिटेन ने इनसे अपनी व्यापारिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत में अफ़ीम की खेती की शुरुआत की और इस अफ़ीम का व्यापार करके ब्रिटेन ने चीन से अधिकाधिक पैसे कमाए और उस पैसे से ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति की। यानी कि यहाँ पर भी कृषि के वाणिज्यीकरण को एक जरिया बनाकर ब्रिटेन ने भारत से धन का निष्कासन किया। तीसरा पॉइंट यह है कि ब्रिटेन अपनी व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति या व्यापारिक सहूलियत के लिए भारतीय पैसे से ही रोड और रेलवे जैसी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया। इसके पीछे उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि पहले वह भारत के कोस्टल एरियाज़ तक ही लिमिटेड थे, लेकिन जैसे ही आधारभूत संरचनाओं का विकास हुआ उनकी पहुंच धीरे धीरे भारत के दूर दराज के क्षेत्रों और गांवों तक हो गई, जिससे वह वहां की धन संपदा का शोषण कर सकें और ब्रिटेन में विनिर्मित वस्तुओं, विनिर्मित कपड़ों को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा सकें, जिसका प्रभाव हमको सीधा भारत की इंडस्ट्रीज और व्यापार पर देखने को मिला। हालांकि धन के निष्कासन को हम एक अलग सी वीडियो में डिटेल से समझेंगे कि अंग्रेज़ों ने किन किन तरीक़ों से भारत से धन का निष्कासन किया और इसका भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, हमने अभी कृषि के वाणिज्यीकरण का भारतीय समाज और भारतीय किसानों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अब हम इसके दूसरे पहलू को डिस्कस करेंगे कि भाई कृषि के वाणिज्यीकरण से भारतीय समाज पर क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे कृषि के वाणिज्यीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था के संपर्क में आई और कृषि के वाणिज्यीकरण तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास ने कैसे राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बनाया। तो कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ ही भारतीय अनाज और नकदी फसलों का यूरोपीय देशों में निर्यात बढ़ने लगा। अब निर्यात बढ़ने से क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसकी भागीदारी बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ ही भारत में व्यापारिक फसलों जैसे कि कपास, नील, जूट इत्यादि की खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अब इन फसलों के व्यापार के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर नवीन मंडियों का विकास हुआ, जिससे कि व्यापारिक सहूलियत बनी रहे। और इसके साथ साथ ही अंग्रेज़ों ने व्यापारिक सहूलियत के लिए क्या किया, रोड और रेलवे जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास भी किया। अब रोड और रेलवे के विकास के साथ ही तथा व्यापारिक मंडियों की स्थापना के बाद देखा गया कि भारत के अलग अलग क्षेत्र जो कभी एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए थे, वह क्या हुए, एक दूसरे के संपर्क में आए। यानी कि ग्रामीण और शहरी संपर्क धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब यह संपर्क बढ़ने से क्या हुआ, वे क्षेत्र जो एक दूसरे के संपर्क में नहीं थे, उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे अत्याचार और शोषण को देख व समझ पाए, जिसकी वजह से उनके अंदर से धीरे धीरे जो अलगाव या सेपरेशन की भावना थी वह क्या हुई, समाप्त हुई और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, जिसने कालांतर में चलकर राष्ट्रीय आंदोलनों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि के वाणिज्यीकरण का जो एक प्रमुख लाभ हुआ वह था कृषि का विशेषीकरण। यानी कि जैसे आज के समय में हम देखें तो किसी क्षेत्र विशेष के अलग अलग उत्पादों को क्या दिया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है, यानी कि विशेषीकृत दर्जा दिया जाता है। वैसे ही तत्कालीन भारत में कृषि विशेष क्षेत्रों का विकास हुआ, यानी कि विशेषीकृत फसल उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए। जैसे कि बंगाल वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से जूट का उत्पादन होने लगा, आसाम और दार्जिलिंग के क्षेत्र में चाय का उत्पादन, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन, दक्कन वाले क्षेत्र में कपास का उत्पादन तथा बिहार और मालवा वाले क्षेत्र में अफीम के उत्पादन के विशेष क्षेत्र विकसित हुए। तो फ्रेंड्स, अगर हम कृषि के वाणिज्यीकरण के प्रभाव के कंक्लूजन को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि कृषि के वाणिज्यीकरण से होने वाले कुछ एक फ़ायदों को अगर हम छोड़ दें तो इसके माध्यम से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत की समृद्धि को धीरे धीरे छीड़ किया, जिसका दीर्घकालिक प्रभाव हमको कालांतर तक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमने कृषि के वाणिज्यीकरण के पॉजिटिव और क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे दोनों को डिटेल में कवर कर दिया। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, आने वाली क्लास में हम अंग्रेज़ों ने कैसे भारत से धन का बहिर्गमन किया, उसके लिए क्या क्या प्रायोजन किए, उसको काफ़ी डिटेल और एनालिटिकल वे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अंग्रेज़ों ने कैसे भारत से धन का बहिर्गमन किया और उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयोजन किए।